देना है तो यूपी का बड़ा महत्वपूर्ण एक रोल हमेशा रहेगा। और जब हम लोगों ने एनालिसिस की और देखा कि क्या हुआ है, तो मैं एनालिसिस हम लोग के विचार से यहाँ इन्वेस्टमेंट, यहाँ की कैपिटल स्पेंडिंग पर तो मैं आऊँगा, पर जो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट रहा है, क्योंकि जब विकास होता है, प्रगति होती है, वो तभी होती है जबकि कानून व्यवस्था सही रहे। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये रही कि पिछले 4-5 सालों में यहाँ लॉ एंड ऑर्डर में जो सिस्टमैटिक डिमोलिशन माफिया का और माफिया एलिमेंट्स का हुआ, उसके वजह से एक ऐसा एटमॉस्फेयर बना जिससे कि विकास हो सका है यहाँ। दूसरी बात, हमारे विचार से यूपी राज्य में एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर पुश मिला है। ये 3 एक्सप्रेसवेज, 2 लिंक एक्सप्रेसवे और भारत का करीब 28% एक्सप्रेसवेज इस यूपी राज्य में है। और जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना, जिससे कि गाजीपुर से दिल्ली आप 10 घंटे में पहुंच सकते हैं, लखनऊ से गाजीपुर 3.5 घंटे में पहुंच सकते हैं। और गंगा एक्सप्रेसवे जो पूरे ईस्टर्न यूपी को, और मेरा गांव बलिया में है, तो ईस्टर्न यूपी को पूरा ट्रांसफॉर्म करेगा और सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्डनेस को पूरा हटाएगा। और ये बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे पूरा चित्रकूट, महोबा, हमीरपुर, इन सारे सिटीज को जो बदलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जब बदलता है एक स्टेट में, तो वो इम्पैक्ट करता है एजुकेशन पर, हेल्थ पे, प्रगति पे, विकास पे, सब पे इम्पैक्ट करता है। तो ना केवल एक्सप्रेसवे और लिंक एक्सप्रेसवे, बल्कि एयरपोर्ट का जो कई ऑपरेशनल हुए, 13 एयरपोर्ट, 7 एयर स्ट्रिप जो डेवलपमेंट में है। और मैंने देखा केरला में, वहाँ तो केवल 3 एयरपोर्ट्स हैं, अभी चौथा बना। 4 एयरपोर्ट्स की वजह से वहाँ के लोग गल्फ में जा सके, यूरोप में गए, अमेरिका में गए, वहाँ के लोग वहाँ आए। और केरला एक टूरिज्म डेस्टिनेशन, बहुत बड़ा टूरिज्म डेस्टिनेशन केवल एयरपोर्ट की वजह से बना। तो अगर 13 एयरपोर्ट और 7 एयर स्ट्रिप यूपी में बनते हैं, तो यहाँ तो पूरा एक बहुत बड़ी क्रांति विकास की आएगी। और उसके साथ साथ जब 10 मेट्रोज बनेंगे, और मेट्रोज बन रहे हैं और बनते चले जा रहे हैं, तो ये एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड एक्सपेंशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर है। इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन मैंने किसी और राज्य में नहीं देखा है। और इसकी वजह से मेरे विचार से ये केवल एक डेवलपमेंटल ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर या ग्रोथ या प्रोग्रेस या जीडीपी की ग्रोथ नहीं है, बल्कि ये ग्रोथ एक इंक्लूसिव ग्रोथ रही। क्योंकि इसके साथ साथ हमने और एनालिसिस की, और जो नीति आयोग की एनालिसिस बताती है कि यहाँ एक बड़ा जबरदस्त एक्सपेंशन हुआ मेडिकल कॉलेजेस में। और पिछली जो हमारी एनालिसिस थी 2017 में थी कि यहाँ 17 गवर्नमेंट और 25 प्राइवेट, 42 मेडिकल कॉलेजेस होते थे 2017 में। और अभी 2021 को जब देखी, अभी आने के पहले सुबह देखी, तो यहाँ 35 गवर्नमेंट और करीब 30 प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस, मतलब 42 से 65 2-3 साल के अंदर बढ़े। और 14 और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस अभी कंस्ट्रक्शन में हैं, और ये 2022-23 तक पूरे फंक्शनल हो जाएंगे। इसके अलावा ये जो इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशल कमिटमेंट रहा, तो हम लोग की एनालिसिस सारे राज्यों की रही, कोविड मैनेजमेंट की सारे राज्यों की रही। और हमारे विचार से यहाँ जो कोविड मैनेजमेंट रहा, करीब 1.80 लाख बेड्स बनी, टेस्टिंग हुआ, 500 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट ऑपरेशनलाइज हुए, फ्री ट्रीटमेंट हुआ, फ्री मेडिसिन दी गई, एक्सटेंसिव यूज ऑफ टेली कंसल्टेशन हुआ, होम बेस्ड केयर हुई। और करीब 18.60 करोड़ डोजेस जो कोविड वैक्सीनेशन की, जो कि देश में हाईएस्ट कोविड वैक्सीनेशन डोजेस यूपी में दी गई हैं। और ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि मैं नीति आयोग का सीईओ, पर यह डेटा बता रहा है कि क्या हुआ यहां पर। और मैं खासकर एक और कार्यक्रम चलाते हैं हम लोग माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर, जिसको आकांक्षी जिले, एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स प्रोग्राम कहते हैं। ये
देश के 112 बैकवर्ड जिले, सबसे पिछड़े हुए जिले, और बड़े चैलेंजेस हैं इन डिस्ट्रिक्ट्स में, आकांक्षी जिले, और इनको हम बैकवर्ड नहीं कहते, एस्पिरेशनल जिले कहते हैं। और मैं यूपी कई बार आया और माननीय मुख्यमंत्री जी ने खुद मीटिंग की, और यूपी के 8 एस्पिरेशनल जिले हैं, बहराइच, बलरामपुर, चित्रकूट, चंदौली, फतेहपुर, सरस्वती, सोनभद्र और सिद्धार्थनगर। हमारी जो लेटेस्ट एनालिसिस है उसके हिसाब से इस पूरे और सारे स्टेट्स और सारे यूनियन टेरिटरी है, यूपी ने नंबर 1 परफॉर्म किया है एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में। तो मैं जो कहता हूं कि ग्रोथ विद इंक्लूसिवनेस, ग्रोथ बाय टेकिंग पीपल अलोंग, ये दिखाता है कि सबसे पिछड़े जिलों में जो तरक्की हुई है और वो जो बदलाव आया है, और खासकर 5 डिस्ट्रिक्ट यूपी के, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, सोनभद्र, चंदौली और फतेहपुर, हमारे देश के जो 10 बेस्ट डिस्ट्रिक्ट हैं उनमें ये 5 डिस्ट्रिक्ट नंबर फर्स्ट 10 में हैं। तो अगर एक स्टेट के 5 डिस्ट्रिक्ट अगर पहले 10 में आते हैं, मतलब कि, और यूपी ओवरऑल परफॉर्मेंस में नंबर 1 आया है, और इसका ये दिखाता है कि हेल्थ और न्यूट्रिशन हो, स्कूल एजुकेशन हो, और इम्यूनाइजेशन हो बच्चों का, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई हो, ये करीब हमारे 48 इंडिकेटर्स थे। 48 इंडिकेटर्स में सबसे अच्छा यूपी ने परफॉर्म किया है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसके अलावा करीब 20% ब्लॉक, जो सबसे पिछड़े ब्लॉक्स हैं, उनको चुना कि वो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट की तरह वो एस्पिरेशनल ब्लॉक्स को विकास करेंगे। तो जब एस्पिरेशनल ब्लॉक्स का डेवलपमेंट होगा तो सबसे पिछड़े जो ब्लॉक्स हैं और सबसे पीछे जो लोग रहते हैं उनका बदलाव आएगा, और ये यूपी में जो ग्रोथ होगी इक्विटी के साथ होगी, यूपी में जो ग्रोथ होगी इंक्लूसिव ग्रोथ हमेशा रहेगी। तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आकांक्षी जिला प्रोग्राम जो नीति आयोग खुद चलाता है उसमें इतनी ज्यादा प्रगति हुई है। उत्तर प्रदेश देश का इस समय इकोनॉमी देखते हैं हम देश की, तो ये इसका जो, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि हमारे देश का जो लक्ष्य है, एम्बिशन है, माननीय प्रधानमंत्री जी का जो लक्ष्य है कि देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। पर यह $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तब तक नहीं बन सकता जब तक कि उत्तर प्रदेश $1 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बने। और $1 ट्रिलियन इकोनॉमी इसलिए बनना आवश्यक है क्योंकि ये देश की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ये हो रहा है 2nd लार्जेस्ट बन रहा है। ये पिछले 4 साल के अंदर ये दूसरा देश का नंबर 2 स्टेट बनने जा रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, और ये बहुत बड़ी चीज है। नंबर 3 से नंबर 2 आना बहुत बड़ी चीज है, और 3rd लार्जेस्ट जब इकोनॉमी बनेगा तो ये भी समझना जरूरी है कि इसका देश में करीब 8.5% जीडीपी, देश की जीडीपी में यूपी का कंट्रीब्यूशन करीब 8.5% है। और वो 8.5% इसलिए है क्योंकि पिछले 5 वर्षों में इस स्टेट ने करीब 11% ग्रोथ ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, ईयर आफ्टर ईयर, 5 साल लगातार 11% की ग्रोथ हुई है यहाँ। तो ये जब 11% की ग्रोथ हुई है तो इसका ओवरऑल कंट्रीब्यूशन बहुत बढ़ा है। और उसका खास कारण क्या है? यूपी, जब हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस शुरू किया तो पहले साल गुजरात नंबर 1 आया, अगले साल आंध्रा आया, तीसरे साल तेलंगाना आया, पर यूपी बड़ा ही पिछड़ा हुआ था। हम लोगों ने सोचा था यूपी में कभी प्रोग्रेस नहीं होगी। ये 24वें रैंक में था, फिर बढ़ के 12वें रैंक पर आया, पर पिछले साल ये नंबर 2 रैंक पर आ गया, नंबर 2 रैंक पे। तो सोचिए आप, जो देश का सबसे पॉपुलस राज्य है, अगर यूपी नंबर 2 रैंक पर आ जाता है तो यूपी में जो अगर बदलाव ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पे आता है, मतलब यहां की इंडस्ट्रियल ग्रोथ, प्रोग्रेस, इन्वेस्टमेंट सारा यहां आएगा। और इसलिए मेरे विचार से ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं बल्कि ईज, यहां की लोगों के लिए ईज ऑफ लिविंग हुई है। और ये इसलिए बताता है क्योंकि करीब यूपी राज्य में 500 से ज्यादा रिफॉर्म्स हुए इस समय। नंबर 2 आने के लिए बहुत ही मुश्किल काम है, बहुत ही अति मुश्किल काम है। और ये तभी हो पाया जबकि 500 रिफॉर्म्स हुए इस स्टेट में, और 500 रिफॉर्म्स की वजह से ये जंप किया 12वें रैंक से दूसरे रैंक पे। और इसी की वजह से यहां करीब 3 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट हुआ है यूपी में, 3 लाख करोड़ का। और ये
लीस्ट प्रेफर्ड स्टेट होता था, यहां कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता था, लीस्ट प्रेफर्ड स्टेट से मोस्ट प्रेफर्ड स्टेट हुआ है। और इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर बहुत ही जरूरी होता है। लॉ एंड ऑर्डर हुआ, ईज ऑफ डूइंग, लॉ एंड ऑर्डर में बहुत जंप लिया, ईज ऑफ डूइंग में जंप लिया, ईज ऑफ लिविंग में जंप लिया, और इसी कारण से ये स्टेट में 3 लाख करोड़ का करीब इन्वेस्टमेंट हुआ। और इसके साथ साथ यहां कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ता चला गया, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट इस यूपी स्टेट में कैपिटल इन्वेस्टमेंट बढ़ा, जो कि आप इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में देख रहे हैं, और ये आगे चल के बहुत बदलाव लाएगा। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि हम फूड ग्रेन क्षेत्र देखते हैं, राज्य खाद्यान्न क्षेत्र देखते हैं, तो यूपी सबसे बड़ा उत्पादक है देश में। पंजाब का कंट्रीब्यूशन केवल 10% है, मध्य प्रदेश का कंट्रीब्यूशन करीब 11% है, पर उत्तर प्रदेश का कंट्रीब्यूशन राज्य खाद्यान्न में 18% है। और 18% देश का, अगर यूपी में प्रोडक्शन कम हो जाए तो देश में त्राही मच जाएगी। 18% यहां कंट्रीब्यूशन है। और इसके अलावा हॉर्टिकल्चर क्षेत्र में यहां 12% ओवरऑल कंट्रीब्यूशन है। और यूपी मिल्क प्रोडक्शन में देश में टोटल मिल्क प्रोडक्शन में नंबर 1 रैंक पर है, नंबर 1 रैंक पर। देश के मिल्क दूध उत्पादन का 16% उत्पादन उत्तर प्रदेश से आ रहा है। और इसीलिए मेरे विचार से आगे चल के फूड प्रोसेस, राज्य खाद्यान्न के उद्योग क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में ये दुनिया का सबसे बड़ा स्टेट बनेगा। और बहुत बड़ी क्रांति फूड प्रोसेसिंग, जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कई कदम लिए हैं फूड प्रोसेसिंग क्षेत्र में, और ये बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट करेगा आगे चल के। इसी तरह मुझे बड़ी खुशी हुई देख के कि हम लोग की एनालिसिस बताती है कि यहाँ के मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस क्षेत्र के में बहुत इंप्रूवमेंट आया, और यहाँ के इकोसिस्टम में एक बदलाव आया। क्या बदलाव आया कि अगर आपको परमिशन नहीं मिलती है, 72 घंटे के अंदर परमिशन नहीं मिलती है, तो आपका ऑटोमेटिक अप्रूवल हो गया। तो हर अफसर को 72 घंटे के अंदर सारा अप्रूवल्स देने पड़ते हैं। और इसके साथ साथ डिस्ट्रिक्ट में हर जगह डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट हब बने, और इसके उद्यान सारथी जो डेवलपमेंट जो ऐप बना उद्यान सारथी, उसने एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट किया। और एमएसएमई सारथी पोर्टल और ऐप ने बहुत मदद दी, जिससे कि ना केवल एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ी, बल्कि स्टेट का जो एक्सपोर्ट है, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, स्टेट का एक्सपोर्ट 36% बढ़ा है। स्टेट का एक्सपोर्ट 36%, किसी स्टेट में नहीं हुआ। तो ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट मेरे विचार से बहुत बड़ा कदम रहा। और 36% एक्सपोर्ट बनने का मतलब है कि यूपी एक एक्सपोर्टिंग राज्य बन रहा है। तो कई चीजें हैं, और आगे चल के आप देखिएगा कि अगर हम जो एमएसएमई के लिए कर रहे हैं, ये पेपरलेस सारा काम जो हुआ है ऐप के थ्रू हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, सारा डिजिटाइजेशन हुआ। डिजिटाइजेशन के साथ एक पेपरलेस कल्चर बढ़ा। इसका मतलब हुआ कि ब्यूरोक्रेसी हटी, रूल्स हटे, रेगुलेशंस हटे, और सिंप्लिसिटी आई। तो इसकी वजह से बहुत बड़ी क्रांति आई है। और मेरे विचार से आगे चल के यही क्रांति जो डिजिटाइजेशन की क्रांति है, क्योंकि यहाँ डेटा बनेगा, डेटा के साथ साथ बहुत आगे चल के ये डेटा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को उपयोग करेगा, मशीन लर्निंग को उपयोग करेगा, और एक टेक्नोलॉजिकल रेवोल्यूशन इस यूपी स्टेट में इसकी वजह से, ये जो कदम लिए गए हैं इसकी वजह से, एक माननीय प्रधानमंत्री जो कहते हैं टेक अगला दशक जो होगा टेक्नोलॉजी का दशक होगा, और यूपी उसमें नंबर 1 राज्य आगे चल के बनेगा। मुझे दूसरी खुशी जो बहुत हुई कि यूपी स्टेट ने न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अपने आप को ग्रीन सेक्टर बनने में बहुत काम किया, और इसमें ग्रीन एरियाज में, हॉर्टिकल्चर में, ग्रीनरी में कई चीजें की हैं। तो ये जो दिखाता है कि बहुत यूनिक, कई बहुत ही नए तरीके के कदम लिए गए हैं। और हम लोगों ने जो भारत सरकार में कई चीजें की हैं, आज सुबह मुझे पता चला कि स्टार्टअप्स ने बहुत काम किया, इसमें डिफेंस कॉरिडोर में इतना काम हुआ। और जब ये स्टार्टअप्स, डिफेंस कॉरिडोर, इंफ्रास्ट्रक्चर, एमएसएमई सब जुड़ के मिलते हैं, तभी विकास की एक क्रांति आती है जो कि यूपी में आई है।
तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने कहा कि आप आइए, तो हम लोगों ने पूरी एनालिसिस की, इसको पूरा पढ़ा, और ना केवल यूपी का पढ़ा बल्कि सारे राज्यों को पढ़ा, सारे यूनियन टेरिटरीज की एनालिसिस की, और जो बोल रहा हूं वो इस डेटा की एनालिसिस बताती है। वो बताती है कि जो हमारे रैंकिंग हुई, इंडेक्सिंग हुई, उसके हिसाब से कैसा परफॉर्मेंस रहा। और यही मैं बार बार कहना चाहता हूं कि हम लोग को लगता है कि यूपी में अगर जो इतना बड़ा बदलाव पिछले 4-5 सालों में आया, इंफ्रास्ट्रक्चर में आया, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में आया, हेल्थ के क्षेत्र में आया, एजुकेशन के क्षेत्र में आया, तो ये ग्रोथ हुई, पर ग्रोथ के साथ एक इंक्लूसिविटी आई, और उसमें कि जो गरीब लोगों हैं उनका केयर हुआ। और वो कोविड मैनेजमेंट दिखाता है कि क्या जितना कमिटमेंट के साथ इस यूपी स्टेट ने काम किया। तो मुझे बहुत खुशी इस बात की होती कि ये जो विकास हुआ है ये इसलिए हुआ क्योंकि यहां ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी रही है। और ये विकास देश में कभी नहीं हो सकता अगर ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी ना हो। और इसीलिए मुझे बड़ी खुशी होती है कि एक लीडरशिप, एक पॉलिटिकल लीडरशिप और राष्ट्रीय इच्छा शक्ति जिसको हम कहते हैं, उसके बिना कोई स्टेट आगे नहीं चल सकता। और वो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के साथ ये स्टेट फॉरवर्ड मार्च पे चल रहा है और फॉरवर्ड मार्च करता रहेगा। और मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। और इसी के साथ मैं बहुत ही आदर के साथ अब अनुरोध करती हूँ आज के हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय जी से कि वे अपने आशीर्वचनों के साथ हम सभी का मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियां हो जाएं उत्तर प्रदेश के कर्मठ और लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी के लिए, आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। टाइम्स ऑफ इंडिया के डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव के आज के इस कार्यक्रम में टाइम्स ऑफ इंडिया के रेजिडेंट एडिटर श्री प्रवीण कुमार जी, सीईओ नीति आयोग सम्मानित श्री अमिताभ कांत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी वित्त मंत्री श्री सुरेश कुमार खन्ना जी, टाइम्स ऑफ इंडिया परिवार से जुड़े हुए सभी महानुभाव, आगंतुक अतिथिगण, टाइम्स ऑफ इंडिया को मैं डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। और मुझे प्रसन्नता है कि एक नई सोच के साथ टाइम्स ऑफ इंडिया किसी एक फोकस सेक्टर को लेकर के समय समय पर इस प्रकार का कॉन्क्लेव आयोजित करता है, जो उनकी सकारात्मक सोच बहुत स्पष्टता के साथ प्रदर्शित करता है। कुछ माह पूर्व मुझे वाराणसी में भी टाइम्स ऑफ इंडिया के किसी प्रकार के कॉन्क्लेव में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था, और आज प्रदेश की राजधानी में भी। मित्रों, मैं इससे पहले कि अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, मुझे बहुत स्पष्टता के साथ कहना है कि जब मेरे विपक्ष के मित्रगण सो के उठते हैं तब तक मैं कई जनपदों का दौरा कर चुका होता हूं। प्रवीण कुमार जी कह रहे थे मेरी दिनचर्या के बारे में। मैं ईमानदारी से बताऊं, मैं कल प्रातः लखनऊ में था। काकोरी ट्रेन एक्शन का कल जो नायक थे, पंडित राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह, अस्फाउल्लाह खां, 19 दिसंबर 1927 को इन्हें फांसी की सजा हुई थी। उन शहीदों के प्रति और देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ काकोरी में जाकर के
उन हुतात्माओं के प्रति सम्मान व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि देने के बाद फिर मैं मथुरा गया था। मथुरा के बाद फिर मुझे गोरखपुर में 3 कार्यक्रमों में भाग लेना था। वहाँ के कार्यक्रमों में भाग लेकर के रात्रि को गोरखपुर में रुका। प्रातः 7 बजे मेरा जनता दर्शन प्रारंभ हो चुका था और 500 लोगों से मैं जनता दर्शन के कार्यक्रम में मिला। वहाँ से वाराणसी गया, वाराणसी से जौनपुर, जौनपुर से मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर से फिर वाराणसी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 23 के कार्यक्रम की समीक्षा करके फिर मैं भी लखनऊ में रेजिडेंसी में हम लोगों ने आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम को एक नए ड्रोन शो के साथ एक अभिनव कार्यक्रम है और मैं चाहूँगा कि आप लोगों को भी अवसर मिले तो ज़रूर देखिएगा उस कार्यक्रम को। अभी मैं टाइम्स ऑफ इंडिया के इस कॉन्क्लेव में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। इसलिए जो लोग उत्तर प्रदेश की विकास की यात्रा को अनुपयोगी मानते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनता उन्हें पहले ही अनुपयोगी बता चुकी है। दूसरी बात, हम लोग सार्वजनिक जीवन में आए हैं, 3 बातों को हम लोगों ने अपने जीवन का ध्येय बनाया है। एक, राष्ट्रवाद को। दूसरा, शासन में रहकर के सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना। और तीसरा, डेवलपमेंट को, विकास को। आपने देखा होगा कि प्रदेश में मार्च 2017 में प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार बनाई और पूरी सरकार ने इसको ध्यान में रख करके अपनी यात्रा प्रारंभ की। हम उन लोगों में नहीं हैं जो घर के अंदर करते हैं, टीका लगाते हैं, सारे कर्मकांड करते हैं, लेकिन बाहर आकर के अपना टीका मिटा करके फिर दूसरी प्रकार का ढोंग करते हैं। हम जो घर के अंदर हैं वही घर के बाहर भी हैं। हमें अगर घर के अंदर भारत माता की जय कहने में संकोच नहीं तो किसी चौराहे पर जाकर के भी भारत माता की जय कहने में कोई संकोच नहीं होता है, क्योंकि हमारा मानना है कि राष्ट्रवाद भारत की आत्मा है, हम सबकी आत्मा है और देश की आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के साथ जुड़ने का सौभाग्य हम सबको प्राप्त हो रहा है। इसलिए इस राष्ट्रवाद के साथ जोड़ते हुए सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करना, हर व्यक्ति को सुरक्षा का बेहतर माहौल मिले, शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार को पूरी तरह रोकने और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ ईज ऑफ, जिसके बारे में एक धारणा थी कि उत्तर प्रदेश देश की प्रगति में बाधक है। इन 4.25 वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश ने साबित किया कि उत्तर प्रदेश बाधक नहीं बल्कि भारत की विकास यात्रा में अग्रणी भूमिका के साथ चलेगा और उत्तर प्रदेश की अग्रणी भूमिका, अभी नीति आयोग के सीईओ सम्मान्य से अमिताभ कांत जी ने यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पिछले 4.5 पौने 5 वर्ष की इस यात्रा के बारे में एक संक्षिप्त ब्यौरा भी आप सबके सामने रखा। मुझे याद है उत्तर प्रदेश संभवतः ये पहला राज्य होगा जहाँ पर मैं अपने पूरे मंत्रिमंडल को लेकर के और अपने प्रशासनिक अधिकारियों को लेकर के आईएम लखनऊ के साथ बैठा था। याद करिए, उत्तर प्रदेश ने 2018 में अपना पहला इन्वेस्टर समिट किया था। जब पहला इन्वेस्टर समिट किया था तो इन्वेस्टर समिट के पहले जब हम लोगों ने, मैंने अपनी टीम से कहा कि उत्तर प्रदेश में निवेश होना चाहिए क्योंकि उत्तर प्रदेश की यूथ को रोजगार मिलना चाहिए, उसको नौकरी की गारंटी मिलनी चाहिए। ये टीम मेरे पास आई थी, मेरे साथ बैठी थी। इन्होंने कहा नामकरण क्या करें? मैंने कहा क्या आप चाहते हैं? तो उन्होंने कहा ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। मैंने कहा कितना इन्वेस्टमेंट करवाएंगे? उन्होंने कहा 20,000 करोड़ रुपए का। तो मैंने कहा नाम पहले बदल दो। अगर नामकरण ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है
तो लोअर लिमिट 2 लाख करोड़ की होनी चाहिए। और अगर आपको 20,000 करोड़ रुपए का करना है तो लखनऊ इन्वेस्टर्स समिट कर सकते हैं या किसी जनपद के नाम पे करिए। उन्होंने कहा यूपी में कौन आएगा? तब तक हमें 6 महीने हो चुके थे सरकार में आए हुए। मैंने कहा देखिए, लोगों को पता लग चुका है कि उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार आई है और जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम होना है तो दोनों मुद्दों पर होना है, कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी होना है और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर भी हम कर रहे हैं। और देश और दुनिया बहुत नज़दीक से देख रही है, उसे मालूम है कि अब उत्तर प्रदेश में जाने का मतलब क्या है। और मैंने कहा आप जाएंगे, लोग आएंगे। उन्होंने कहा साहब कोई यूपी में नहीं आना चाहता है। मैंने कहा ये बीते दिनों की बात हो चुकी है। मैंने कहा कुछ रोड शो करिए। उन्होंने कहा हम जाएंगे लेकिन 20,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश नहीं आ पाएगा। मैंने कहा आप जाएंगे, 6 जगह तय करिए, 5 में आप लोग जाइए, 1 में मैं जाऊंगा। और भाइयों बहनों, जब हम लोग रोड शो के लिए निकले थे तो पहले मैं गए, जो हमारी टीम थी यूपी की वो गई, उन्हें 2,000 करोड़ रुपए का मिला निवेश का प्रस्ताव। दूसरी जगह गए फिर 3,000 करोड़ का मिला। तीसरी जगह गए 5,000 करोड़ का निवेश का प्रस्ताव मिला। चौथी जगह जाते जाते वे स्वयं थक गए। उन्होंने कहा साहब हमें वहाँ रहना पड़ता है, इतना वो करना पड़ता है और निवेश इतना कम मिलता है। मैंने कहा चलो चौथे में आप होके आओ, 5वें में चलूँगा। और 5वें में मैं स्वयं मुंबई गया। एक ही दिन में हमें 2.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मुंबई में प्राप्त हुए। मैंने वहाँ पर जितने भी बड़े निवेशक थे, उद्यमी थे, मैंने उनसे सबसे व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। और बातचीत करने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि उत्तर प्रदेश में क्या समस्या? उन्होंने कहा नहीं साहब, हम लोग तो ये शपथ खा करके आए थे कि उत्तर प्रदेश में कभी नहीं जाना है। जितने बड़े उद्यमी थे भारत के, सब ने एक बात कही, लेकिन पिछले 6 महीनों के अंदर जो उत्तर प्रदेश में हमें दिखाई दे रहा है और जो सुनाई दे रहा है, आज हमारी भी इच्छा होती है कि हम उत्तर प्रदेश में आए, इन्वेस्टर समिट में हम जरूर आएंगे। और फिर मैं प्रधानमंत्री जी के पास गया। मैंने कहा हमारे इन्वेस्टर समिट का अगर आप उद्घाटन कर देते तो उत्तर प्रदेश देश के अंदर एक अच्छे यानी उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणा जो बदल रही है, इसको और बल मिल जाता। प्रधानमंत्री जी बहुत जोर से हंसे थे। उन्होंने कहा यूपी 1 साल की भी सरकार नहीं हुई है और इन्वेस्टर समिट कराएगा? मैंने कहा हाँ कराएंगे। कहा बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमने कहा हम लोग करेंगे। और हम लोगों ने जब फरवरी 2018 में पहला इन्वेस्टर समिट किया था, इन्वेस्टर समिट के बाद निवेश प्रदेश के अंदर आता हुआ दिखाई दिया। और उस इन्वेस्टर समिट में प्रधानमंत्री जी ने एक लक्ष्य हम सबके सामने रखा था कि 2024 तक भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनानी है। भारत यानी $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भारत को बनना है, तो उत्तर प्रदेश को भी $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में अपने आप को तैयार करना होगा। और फिर मैंने अपनी टीम यूपी के साथ, तो हम बैठे ही थे, पूरी टीम को लेकर के फिर मैं IIM लखनऊ के साथ बैठा था। और फिर हमने कुछ सेक्टर इसके लिए चिन्हित किए, कौन से ऐसे सेक्टर हो सकते हैं जहां पर हम लोगों को कार्य करना है, और उसमें चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य का रहा हो, चाहे वह प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का रहा हो, प्रदेश के अंदर कृषि और सिंचाई की लंबित परियोजनाओं पर फोकस करने का रहा हो, या प्रदेश के अंदर रोजगार और सेवा के क्षेत्र को आगे बढ़ाने का रहा हो। इन 6 सेक्टर हमने अलग अलग तय किए, अलग अलग टीमें बनाई, उसकी टास्क फोर्स बनाई और फिर उस पर कार्य करते हुए हम आगे बढ़े। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश देश के अंदर हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। सबसे ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के कार्य देश के अंदर किसी एक राज्य में हो रहे हैं तो उत्तर प्रदेश है। मुझे याद है जब हमने सरकार बनाई थी तो उस समय हम लोगों ने
किसानों से एक वायदा किया था कि हम आएंगे तो पहली कैबिनेट में किसानों का कर्ज माफ करेंगे, क्योंकि किसान आत्महत्या कर रहा था। कर्ज के बोझ तले दबे हुए किसानों को राहत देनी थी। लेकिन पैसा कहां से आएगा? खजाना तो यहां खाली था। हमारे मित्रगण खजाने को ऐसे नोच करके लेके गए थे कि कुछ था ही नहीं, और उस समय तो ऐसी स्थिति आ रही थी कि वेतन देने के लिए भी लाले पड़ रहे थे। तो मैं जिस भी बैंकर्स को फोन करूं, मेरा फोन ही न उठाए, क्योंकि सबको मालूम था कि उत्तर प्रदेश में केवल व्यक्ति ही असुरक्षित नहीं बल्कि उनकी पूंजी भी असुरक्षित है। तो मैं थक हार करके बैठा। हमारे उस समय के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी फाइनेंस थे, एक दिन रात्रि को मेरे पास आए, बहुत संकुचाते हुए उन्होंने कहा साहब मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर आप मुझे इस पद से मुक्त कर देते तो मैंने कहा आपको कहाँ जाना है, उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना है क्या? कहा नहीं, कहीं साइड में कोई दूसरा काम मैं कर लूँगा, लेकिन इस पद पर किसी और को बिठाते। मैंने कहा इंतजार करो, और मैंने साथ थोड़ा बैठे एक दिन, मुझे बजट को समझना है उत्तर प्रदेश के। तो उन्होंने कहा इसका मतलब क्या? मैंने कहा मैं सारा मतलब बता दूंगा, मेरे साथ 3 घंटे एक बार बैठिए, और केवल हम 2 रहेंगे, बाकी कोई तीसरा नहीं रहेगा। और फिर मैं उनके साथ, वो मेरे साथ बैठे। उन्होंने कहा नहीं साहब इससे पहले मुझे बताइए पहले कि कर्जा माफ होगा कैसे, क्योंकि आप कैबिनेट नहीं कर रहे हैं, और आपका कहना कि हम पहले कर्ज माफी की पूरी तैयारी करेंगे तब कैबिनेट करेंगे, क्योंकि कैबिनेट में पहला प्रस्ताव आना है कर्ज माफी का। तो मैंने कहा इसीलिए मैं बिठा रहा हूं। कहा लेकिन आप बजट को क्यों समझना चाहते हैं? मैंने कहा इसीलिए समझना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के बजट में हमारे मित्रों ने क्या व्यवस्था की है, क्योंकि पुराने मित्र चले गए, उनको पहले से मालूम था कि विदा होना ही है, इसलिए वह ऐसा बना करके गए होंगे कि बहुत कुछ स्पेस उसमें मिलने वाला है। तो उन्होंने कहा साहब ये 5,000 करोड़ रुपए उन्होंने अपने कैडर के लिए, पेंशन के लिए दिया है। तो मैंने कहा इस कैडर को समाप्त करो, ये सब उनके व्यक्तिगत कैडर है, प्रदेश का कोई गरीब नहीं है, प्रदेश का कोई किसान नहीं है। फिर मैंने अलग अलग सेक्टर को चिन्हित किया। मैंने कहा मुझे बताओ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे कितना पैसा खर्च कर रहे थे लोग? तो कहा कि 15,800 करोड़ रुपए। तो मैंने कहा इतना पैसा नहीं खर्च होगा, इसमें बहुत होगा तो 11,000 साढ़े 11,000 रुपये खर्च होने हैं, तो 4,000 करोड़ यहां से बच जाएंगे। फिर ऐसी अन्य तमाम योजनाओं को निकाला, और आश्चर्य करेंगे मैंने अपने सामने ही पूरे बजट से 25,000 करोड़ रुपये उससे निकाले। और मैंने कहा भी देखो कल कैबिनेट की तैयारी के लिए चीफ सेक्रेटरी को बोलना, और हम लोग कर्ज माफी की घोषणा करेंगे, किसी बैंक से पैसा नहीं लेंगे, प्रदेश अपने बजट से प्रदेश के किसानों का कर्ज माफ करेगा। और देश के अंदर सबसे सफल स्कीम रही हो, न हमने जनता पर अनावश्यक बोझ डाला, न हम लोगों ने कहीं से कर्ज लिया, न किसी विकास की योजना को या लोक कल्याणकारी योजना को रोका, फिजूल खर्ची पर लगाम लगाया, बजट के लीकेजेस को सख्ती के साथ रोका, और उस कार्यक्रम को हम लोगों ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया। आज आप देख रहे होंगे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन गया है। आज आप जाएंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ, आप जाएंगे पूर्वी उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बैकबोन बनने वाली है हमारी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। जब पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे काम प्रारंभ हो गया, किसानों का कर्ज माफ भी हो गया, उसके बाद बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की हमारी तैयारी होने लग गई। तो मैंने देखा मेरे पास लगभग आधा दर्जन बैंकर्स लाइन पे खड़े थे कि हम भी इस एक्सप्रेसवे में कुछ पैसा खर्च लगाना चाहते हैं। तो मैंने कहा देखो हमें आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग लेंगे, क्योंकि अब तो मैं तय कर चुका कि सारा पैसा मैं बजट से ही लगाऊंगा, कर्ज नहीं लूंगा कहीं से भी। और फिर मैंने देखा कि एक लाइन सी लग गई, और आज हम लोग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को भी पूरा करने की ओर पहुंच चुके हैं। यानी मुझे लगता है कि 31 दिसंबर तक मुख्य एक्सप्रेसवे हमारा तैयार हो जाएगा। सर्विस लेन में अगले 3-4 महीने का और समय लगेगा, लेकिन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, आखिर उत्तर प्रदेश में ये 2 क्षेत्र ऐसे थे, पूर्वांचल और बुंदेलखंड, जो आर्थिक रूप से पिछड़े माने जाते थे। लेकिन आज बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे भी अपने अंतिम चरणों में चल रहा है।
गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे भी तेजी के साथ कार्य चल रहा है और गंगा एक्सप्रेसवे का भी 18 दिसंबर को प्रधानमंत्री जी ने गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास का कार्यक्रम भी संपन्न किया है। लगभग 600 किलोमीटर का है। ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा। आज आप देख रहे होंगे उत्तर प्रदेश, यानी हम 4-4 एक्सप्रेसवे बना रहे हैं। कोई किसानों का आंदोलन नहीं है, कहीं कोई विवाद नहीं है, सारे कार्य हो रहे हैं। हमने एशिया के सबसे बड़े एयरपोर्ट नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का निर्माण जेवर में कर रहे हैं और जेवर में जो हमारा ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, याद करिए आज से 7-8 वर्ष पहले यहां पर भट्टा पारसोल की घटना घटित हुई थी। किसानों पे गोलियां चली थी और किसानों पे गोली किस बात को लेकर चली थी? किसानों ने मांग की थी कि हमें हमारी जमीन का सही मुआवजा मिलना चाहिए। उस समय की सरकार ने किसानों को मुआवजा नहीं दिया और विवाद हुआ था, भारी विवाद हुआ था। कई दिनों तक आंदोलन चलता रहा। उसी स्थल पर वहां के किसानों ने दुगने भाव पर हमें जमीन दी और मुख्यमंत्री कार्यालय में आकर के जमीन की रजिस्ट्री के कागज मुझे स्वयं सौंपे और हम लोग 3300 एकड़ भूमि वहां पर जो कंपनी एयरपोर्ट का निर्माण कार्य कर रही है उसको सौंप चुके हैं। 5000 एकड़ भूमि हमारी और अधिग्रहण की तैयारी के साथ आगे कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। कहीं कोई विवाद नहीं है। सरकार ने संवाद का सहारा लिया, लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ जन विश्वास को अर्जित करते हुए उस लक्ष्य को प्राप्त किया। आज जेवर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है, कुशीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रधानमंत्री जी ने सितंबर में लोकार्पित कर दिया है। लखनऊ और वाराणसी पहले से ही फंक्शनल थे। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में हम लोग लगभग 23 एयरपोर्ट पर या एयर स्ट्रिप पर हमारा कार्य चल रहा है। 2017 तक उत्तर प्रदेश में अगर वास्तविक रूप से आप देखें तो केवल 2 एयरपोर्ट फंक्शनल थे, एक लखनऊ और एक वाराणसी। आज हमारे 10 एयरपोर्ट फंक्शनल हैं। आप सोच सकते हैं, बाकी पे कार्य चल रहा है, युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है और मेरा मानना है कि बहुत शीघ्र हम लोग अधिक से अधिक एयरपोर्ट अपने फंक्शनल कर लेंगे। उत्तर प्रदेश में मेट्रो, क्या स्थिति थी? कोई ये केवल चुनावी बातें हुआ करते थे, वास्तविक धरातल पर क्या होता था? आज तो इसी 28 को प्रधानमंत्री जी के द्वारा कानपुर मेट्रो का भी लोकार्पण हो जाएगा। कानपुर मेट्रो जनता के लिए समर्पित हो जाएगी, राष्ट्र को समर्पित हो जाएगी। हम लोग लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा में पहले से मेट्रो का संचालन कर चुके हैं। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, उत्तर प्रदेश की पहचान क्या थी? याद रखना, 2017 के पहले क्या स्थिति थी? लोग ये मानते थे कि जहां से सड़कों पर गड्ढा दिखाई दे और सायंकाल होते ही जहां से अंधेरा प्रारंभ हो जाए, मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो चुकी है। यानी हमारे बारे में लोगों की धारणा क्या थी? देश के अंदर कहीं भी हम जाते थे, लोग ये मानते थे उत्तर प्रदेश का मतलब क्या है? जहां पे सड़कों पर गड्ढा प्रारंभ हो तो मान लो उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो गई। सायंकाल आप जा रहे हैं और अंधेरा प्रारंभ हो गया है तो ये मान के चलिए उत्तर प्रदेश की सीमा प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन आज उत्तर प्रदेश में बिना भेदभाव की बिजली मिल रही है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ा जा चुका है। उत्तर प्रदेश में भी अच्छी सड़कें हों, अच्छे हाईवे हों, अच्छे एयरपोर्ट हों, एक्सप्रेसवे हों, मेट्रो की सुविधा हो, ये सभी इंफ्रास्ट्रक्चर और बिजली पहले आती नहीं थी, अब जाती नहीं है। यही अंतर है। और ये व्यवस्था उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने दे करके उत्तर प्रदेश को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। अर्बनाइजेशन की बात हो रही थी, नगरीयकरण की बात हो रही थी। $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए ये पहली शर्त थी। मुझे याद है 534 हमारे नगर निकाय थे उत्तर प्रदेश के अंदर।
आज हमारे पास 734 नगर निकाय हैं और उनका सीमा विस्तार हुआ है। काफी बड़े पैमाने पर सुविधाएं बढ़ी हैं। भारत सरकार की ओर से 10 स्मार्ट सिटी उत्तर प्रदेश के अंदर चिन्हित हुई थी। उत्तर प्रदेश सरकार अपनी ओर से भी 7 अन्य सिटी को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित कर रही है। अन्य तरीके से बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर करने की दिशा में प्रयास प्रारंभ हुए हैं। ईज ऑफ लिविंग में उत्तर प्रदेश का कहीं कोई स्थान नहीं था। केवल हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में ही 24वें स्थान पे नहीं थे। ईज ऑफ लिविंग में भी आवास योजना में उत्तर प्रदेश 25वें स्थान पर था। स्वच्छ भारत मिशन में 23वें स्थान पर था। यानी पीछे से नंबर भी नहीं आ पाता था। और आज उत्तर प्रदेश भारत सरकार की ईज ऑफ लिविंग से जुड़ी हुई 50 ऐसी योजनाएं हैं जिसमें उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, देश के अंदर अग्रणी राज्य के रूप में है। चाहे वह प्रधानमंत्री आवास योजना नगरीय हो या शहरी, स्वच्छ भारत मिशन हो या फिर कोई भी ऐसी अन्य योजनाएं, उन सभी में उत्तर प्रदेश अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में एक लंबी छलांग लगाने के साथ निवेश के एक बेहतरीन गंतव्य के रूप में उत्तर प्रदेश स्थापित हो सके, उस यात्रा को उत्तर प्रदेश ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। और यही कारण है उत्तर प्रदेश के बारे में लोगों की धारणाएं बदली हैं। उत्तर प्रदेश के इस विकास की यात्रा को हर एक व्यक्ति पचा भी नहीं सकता और बहुत सारे लोगों को अच्छा लग भी नहीं सकता, क्योंकि जिनके लिए विकास अच्छा नहीं, उनके लिए सब अनुपयोगी है। जिनको कानून व्यवस्था अच्छी नहीं लगती, उनके लिए सब अनुपयोगी है। जिनको दंगे अच्छे लगते थे, उनके लिए अपराधी और माफियाओं की छाती पर चढ़ रहा बुलडोजर अनुपयोगी ही होगा। जिन लोगों के भ्रष्टाचार के कारनामों ने उत्तर प्रदेश के निवेश को बाधित किया, उनके लिए ईज ऑफ डूइंग में उत्तर प्रदेश की अच्छी रैंकिंग अनुपयोगी ही है। जिन्होंने गरीबों को केवल छला है, वोट बैंक बना करके रखा है, उनके लिए ईज ऑफ लिविंग में उत्तर प्रदेश की बेहतरीन परफॉर्मेंस अनुपयोगी ही होगा। उनसे उम्मीद कैसे आप कर सकते हैं? इससे ज्यादा उम्मीद नहीं की जा सकती है। उत्तर प्रदेश ने सर्विस सेक्टर में जो काम किया है, कुंभ 2013 में भी उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में कुंभ हुआ था। नामकरण हमने भी किए और नामकरण पिछली सरकार ने भी किए थे। पिछली सरकार ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के नाम को बदल दिया था, कांसीराम जी के नाम को बदल दिया था। हमारी सरकार ने गुलामी के कालखंड में हमारे पौराणिक नाम जो बदले गए थे, उनको हमने अपने पौराणिक नामों के साथ जोड़ने का कार्य किया है। इलाहाबाद को हमने प्रयागराज किया, फैजाबाद को अयोध्या किया, मुगल सराय को पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर के रूप में स्थापित किया। ये हमारी पहचान थी, ये हमारी राष्ट्रीयता से जुड़े हुए मुद्दे थे। भारत के संविधान के शिल्पी का अपमान, ये भारत का अपमान है। लेकिन पिछली सरकारें भारत का अपमान करने में संकोच नहीं करती थी। हमने भारत का अपमान बर्दाश्त नहीं किया। हमने जो भारत और भारतीयता के सम्मान और गौरव को आगे बढ़ा सकता है, जिसके माध्यम से उत्तर प्रदेश देश के अंदर तेजी के साथ आगे बढ़ने की स्थिति में आ सकता हो, उन सब कार्यों को किया। कुंभ 2013 में भी हुआ था और कुंभ 2019 में भी आयोजित हुआ। दोनों में मूलभूत अंतर आपने देखा होगा। 2013 में कुंभ अव्यवस्था का शिकार हुआ था। अराजकता, गंदगी, अव्यवस्था इसका पर्याय बन गया था। 2019 में कुंभ स्वच्छता, सुव्यवस्था और सुरक्षा का पर्याय बना। मुझे लगता है कोई ऐसा व्यक्ति नहीं रहा होगा देश का, लगभग 25 करोड़ श्रद्धालु प्रयागराज कुंभ में आए थे। यानी भारत के लगभग एक परिवार से एक व्यक्ति ने प्रयागराज कुंभ में आकर के वहां पर संगम में डुबकी लगाई थी और इतने बड़ी संख्या में लोग आए थे। लोग मुझसे बोलते थे
कि आप रिस्क ले रहे हैं, लोकसभा चुनाव के पहले इतना प्रचार प्रसार हो रहा है, लोग आएंगे क्या करेंगे। हमने कहा हमने सारी व्यवस्था कर रखी है, आप चिंता मत करिए। नियत साफ होती है तो नियंता अपने आप उसमें सहयोगी बन जाता है। और प्रयागराज कुंभ ने जो एक मानक स्थापित किए हैं, आपने देखा ये जो 24 से 25 करोड़ श्रद्धालु उत्तर प्रदेश में प्रयागराज कुंभ में आए, वो केवल प्रयागराज तक तो सीमित नहीं थे, वे प्रयागराज में भी गए, मां विंध्यवासिनी के धाम में भी गए, चित्रकूट भी गए, काशी भी गए, अयोध्या भी गए। और जब आए होंगे तो यहां पर हर एक इकोसिस्टम को बनाने में भी अपनी मदद किए होंगे। आखिर रुकेंगे तो यहीं की होटल में रुके होंगे ना, टैक्सी भी यहीं से किए होंगे, कुली भी यहीं से किए होंगे, और सामान भी यहीं खरीदे होंगे, तो मार्केट को भी तो यहीं लाभ हुआ होगा। हम वहां पे प्रयागराज कुंभ में केवल श्रद्धा को ही नहीं देख रहे थे। मैं उस समय मैंने एक टीम लगा रखी थी कि भाई उसका यहां की इकोनॉमी पे क्या असर पड़ रहा है, भूतपूर्व था। हमने उस पर कुछ स्टडी भी कराई थी। मैं सचमुच इस बात को मानता था कि जिसको लेकर प्रधानमंत्री जी बार बार कहते हैं कि टूरिज्म केवल टूरिज्म नहीं है, एक घूमने फिरने मौज मस्ती का माध्यम नहीं है, ये रोजगार सृजन के साथ साथ इकोनॉमी को भी एक नई ऊंचाइयां देता है, उसको आगे बढ़ाने में योगदान देता है। अभी प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम का लोकार्पण किया, राष्ट्र को समर्पित किया। काशी की गलियां, लोग क्या मानते थे? 1916 में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी आए थे काशी में, और काशी में जब आए थे तो उस समय काशी हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन कार्यक्रम में महात्मा गांधी जी आए थे, और उस समय उन्हें काशी विश्वनाथ मंदिर में जाने का अवसर प्राप्त हुआ था। और काशी विश्वनाथ मंदिर में जब गए तो संकरी तंग गलियों को देख करके और गंदगी को देख करके गांधी जी ने बहुत तीखी टिप्पणियां की थी। आप सोचिए, 100 वर्षों तक गांधी जी की उस टिप्पणी को किसी ने संज्ञान में नहीं लिया। गांधी जी के नाम पर देश के अंदर सत्ताएं आई हैं, लोगों ने गांधी जी के नाम पर सत्ता हथियाई है, लेकिन गांधी जी के आदर्शों को अपने जीवन का हिस्सा बना सकेंगे, एक किसी ने नहीं सोचा। प्रधानमंत्री मोदी जी ने गांधी जी के उस भाव का सम्मान देते हुए गांधी जी के 150वीं जयंती के अवसर पर काशी विश्वनाथ धाम का जो शिलान्यास किया था, आज काशी विश्वनाथ धाम भव्य रूप से देश और दुनिया के सामने थे। मैं आज काशी से आ रहा हूं, मैं आज पूछ रहा था वहां पे कि क्या स्थिति है काशी विश्वनाथ धाम की। आज मुझे चूंकि इस कॉन्क्लेव में आना था, इसलिए मैं आज जा नहीं पाया वहां दर्शन करने के लिए। यद्यपि मैं काशी की जब भी यात्रा करता हूं तो काशी विश्वनाथ धाम का दर्शन जरूर करता हूं, आज जा नहीं पाया। मैंने पूछा, कल काशी विश्वनाथ धाम में 1.25 लाख लोगों ने दर्शन किया था। अनुमान कर सकते हैं, एक दिन में 12 घंटे के अंदर 1.25 लाख लोगों ने दर्शन किया। लाइन लगी थी, आज भी लाइन लगी है। यानी काशी विश्वनाथ धाम किस रूप में सामने आया। और प्रधानमंत्री जी ने काशी विश्वनाथ धाम में आए, पहले गंगा जी में डुबकी लगाई, मां गंगा के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त किया। प्रधानमंत्री जी ने जब 2014 में काशी आए थे, तब उन्होंने कहा था, मैं काशी ना लाया गया हूं और ना आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। और मां गंगा ने बुलाया, उस समय लोगों ने मान लिया कि हो सकता है एक भावनात्मक संबोधन है। लेकिन जब नमामि गंगे परियोजना का शुभारंभ हुआ, तब भी लोगों को लगता था कि गंगा एक्शन प्लान भी 1986 में बना था। लेकिन भाइयों बहनों, मैं पिछले वर्ष काशी में था, काशी में बाढ़ आई थी, एनडीआरएफ की टीम वहां काम कर रही थी। एनडीआरएफ की टीम को मेरे साथ बाढ़ क्षेत्र के दौरे में टीम थी, तो मेरे साथ एनडीआरएफ के एक वरिष्ठ अधिकारी थे।
मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आप कब से यहाँ पर हैं? उन्होंने कहा 3 वर्ष से। मैंने कहा 3 वर्ष से आप क्या करते हैं? उन्होंने कहा यहाँ पर हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और जहाँ भी कोई आपदा आती है वहाँ पर हमारी टीम जाकर के राहत का कार्य करती है। मैंने कहा गंगा जी को आपने नज़दीक से देखा है? उन्होंने कहा रोज़ देखा है, 3 वर्ष से नियमित रूप से जाता हूँ। मैं कहा विगत 3 वर्ष के अंदर नमामि गंगे परियोजना के बाद क्या कोई परिवर्तन आपको दिखाई दिया? उन्होंने कहा हाँ दिखाई दिया। मैंने कहा क्या? उन्होंने कहा देखिए हमारे एनडीआरएफ से जुड़े हुए जो स्वयंसेवक हैं, जो कार्मिक हैं, यह आपदा का सामना करने के लिए यहां नियमित प्रैक्टिस करते हैं। बाढ़ है या किसी भी इस प्रकार की आपदा का सामना करने नियमित प्रैक्टिस चलती है और गंगा जी को भी उस प्रैक्टिस का एक हिस्सा बनाया जाता था। पहले हम गंगा जी में जब प्रैक्टिस करते थे, 1 सप्ताह के अंदर प्रैक्टिस करते ही हमारे कार्मिकों के पूरे चेहरे, पूरे शरीर, पूरी बॉडी पर लाल लाल चकते ऊपर आते थे। यानी ये दिखाता था कि गंगा जी का पानी पीने की बात तो दूर, स्नान करने लायक भी नहीं है। और आज उन्होंने कहा देखिए आज हम लोग महीनों गंगा जी के जल में स्नान करते हैं, आज ऐसी स्थिति नहीं है, व्यापक परिवर्तन आया है। नमामि गंगे परियोजना ने स्वच्छ और निर्मल गंगा की सार्थकता को पूरा किया है। दूसरा, उसने कहा गंगा की पहचान थी गंगे डॉल्फिन से, आज डॉल्फिन फिर से यहां पर दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि बाढ़ के बाद आप कभी आइए, मैं आपको डॉल्फिन दिखाऊंगा काशी में। और मैं गया था स्पेशली देखने के लिए क्या डॉल्फिन सचमुच आ गई। मुझे डॉल्फिन भी दिखाई दिए थे गंगा में, काशी में। यानी ये जो परिवर्तन है ये उस इच्छा शक्ति को प्रदर्शित करता है। तो गंगा में डुबकी लगाने के बाद प्रधानमंत्री जी आए, भगवान शिव का, बाबा विश्वनाथ का अभिषेक किए, आस्था के प्रति अपनी श्रद्धा को व्यक्त किए। तो काशी विश्वनाथ धाम के निर्माण के लिए जिन श्रमिकों का पसीना बहा था, उन श्रमिकों के परिश्रम को भी सम्मान देने का काम किया, उन पर पुष्प वर्षा का काम भी किया। आप अंतर देख सकते हैं, एक भारत के प्रधानमंत्री जो श्रमिकों के श्रम का सम्मान कर रहे हैं, आस्था के साथ साथ श्रमिकों का सम्मान। और एक वह समय था जो श्रमिक कोई निर्माण का कार्य करते थे तो उनके हाथ काट दिए जाते थे। यही तो हुआ था ना, भूले नहीं होंगे। अगर मैं नाम बोल दूंगा तो फिर कल लोग उसको बहुत बढ़ा चढ़ा करके प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे, लेकिन याद करना ये है जिनके मन में संवेदना नहीं थी, जो केवल ये मानते थे कि उनकी कीर्ति ही आगे रहेगी, उन लोगों ने श्रमिकों के श्रम का सम्मान नहीं किया, उनके हाथों को काटने का काम किया था, वो पाप किया था। और एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, शिव की आस्था का भी सम्मान कर रहे हैं और श्रमिकों का भी सम्मान कर रहे हैं। एक साथ जोड़ने का कार्य होता है, यही नया भारत है। और यही नया भारत भारत को दुनिया की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में प्रस्तुत कर रहा है। और स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश उसमें अग्रणी भूमिका के साथ कार्य कर रहा है। वो अग्रणी भूमिका हमारी नीति आयोग के सीईओ ने बहुत विस्तार से उसको आपके सामने रखा है। उत्तर प्रदेश के 5 वर्ष की यात्रा हम सबकी सामूहिक प्रयास का प्रतिफल है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन और प्रेरणा है। उत्तर प्रदेश की हमारी टीम का एक सामूहिक प्रयास है, लेकिन जनता जनार्दन का अनुशासन और उनका समर्थन और उनका आशीर्वाद भी इसके साथ हमारे साथ में है। और इसका परिणाम है उत्तर प्रदेश तेजी के साथ हर एक सेक्टर में आज बढ़ चढ़ करके कार्य कर रहा है। आज यहाँ पर चाहे वह गांवों के विकास का कार्य हो, नगरीय क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य हो, आखिर यही उत्तर प्रदेश है ना। बुंदेलखंड में क्या समस्या थी? पेयजल की समस्या थी। आज बुंदेलखंड में हर गांव में हम मार्च 2023 तक, बुंदेलखंड के हर गांव में 2023 तक
हम लोग हर घर तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने की स्थिति में हो जाएंगे। 2022 मार्च तक इस कार्य को हम पूरा कर देंगे। हर घर नल की योजना बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में 2022 तक हम लागू कर देंगे। कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। जहां पर लोगों के सामने एक चैलेंज था, क्या यहां पानी मिलेगा, शुद्ध पेयजल मिलेगा, आज उस पूरा हो रहा है। पिछले 5 वर्षों में किसानों के लिए प्रोक्यूरमेंट यानी उत्तर प्रदेश के अंदर हम लोगों ने केवल धान और गेहूं के ही माध्यम से उसकी क्रय करके लगभग 75,000 करोड़ रुपए तो केवल इसके माध्यम से किसान के खाते में सीधे पैसा भेजा है। 1.5 लाख करोड़ रुपए हम लोगों ने गन्ना किसानों के खाते में सीधे भेजा है। और दलहन और तिलहन को लेकर के देखेंगे तो एक बड़ी राशि ऐसी है जो किसानों के खाते में सीधे गई है। हर खेत को पानी देने की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का लाभ भी हम लोगों ने लिया है। यानी 5 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश 22 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करवाया है वर्षों से। अभी प्रधानमंत्री जी ने सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का शुभारंभ किया, राष्ट्र को समर्पित किया। कब बनी थी योजना? 1972 में। अभी मुझे प्रवीण कुमार जी और टाइम्स ऑफ इंडिया की ओर से मुझे 1972 का एक टाइम्स ऑफ इंडिया का एक पेपर मुझे दे रहे थे, और उससे मुझे याद आ रहा था जब प्रधानमंत्री जी उसको लोकार्पित कर रहे थे तो मैंने प्रधानमंत्री जी को बताया, मैंने कहा 1972 में मेरा जन्म हुआ था और मैं जन्म लेने के बाद अपनी शिक्षा दीक्षा पूरी करने के बाद उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी हूं, और इस परियोजना को पूरा होने में लगभग 49 साल लग गए। भाइयों बहनों, ये होता था पहले। विकास अपने परिवार के लिए होता था, अपने खानदान के लिए होता था, प्रदेश को ध्यान में रख करके नहीं। विकास का पर्याय व्यक्ति होता था, परिवार होता था, या बहुत हो गया तो घूम फिर करके वो जाति तक केंद्रित हो जाता था। इस समग्र विकास की सतत विकास का आधार नहीं हो सकता है। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश को परिवार मान करके एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मॉडल आगे बढ़ाया है वह उत्तर प्रदेश को $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी के रूप में आगे बढ़ाएगा। कोई संदेह इसमें नहीं होना चाहिए। और जो फोकस सेक्टर है जिस पर हमारी टास्क फोर्स कार्य कर रही है, यह कार्य अगले 5 वर्ष के अंदर उत्तर प्रदेश के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हो रहे हैं, क्योंकि हम लोगों का लक्ष्य है उत्तर प्रदेश को नंबर 1 की इकोनॉमी बनाना है। हम नंबर 6 से नंबर 2 पर आ चुके हैं, लेकिन नंबर 1 की इकोनॉमी बनाने के लिए अभी कुछ नए प्रयास प्रारंभ करने हैं, और इस दिशा में जनता जनार्दन का आशीर्वाद एक बार फिर से सरकार के साथ इसी रूप में आगे बढ़ेगा तो उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य के रूप में, नंबर 1 राज्य के रूप में स्थापित होने में कोई देर नहीं लगने वाली है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया को डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा और विश्वास व्यक्त करूंगा कि हम लोगों ने केवल एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट पे ही काम नहीं किया, आज तो हम एस्पिरेशनल ब्लॉक में भी काम हमारा शुरू हो चुका है। और एक सेक्टर में, यानी कुछ ऐसी जातियां थी उत्तर प्रदेश के अंदर जिनको आजादी के बाद किसी ने पूछा ही नहीं, वे अलग थलग पड़े हुए थे, बुनियादी सुविधाओं से वंचित थे। उनके लिए न सड़क थी, उनके लिए न बिजली थी, उनके लिए न स्कूल था, उनके लिए न स्वास्थ्य की सुविधा थी, उनके लिए न राशन कार्ड था, और यहां तक कि कुछ लोगों को वोटिंग राइट भी नहीं थी। उत्तर प्रदेश में रह रहे थे लोग, उत्तर प्रदेश के निवासी थे, लेकिन उनकी आवाज नहीं थी, इसलिए उनको कोई सुनता नहीं था। हमारी सरकार ने बनटांगिया गांव हो, हमारी सरकार ने चाहे वह मुसहर जाति के लोग हों, हमारी सरकार ने थारू, कोल, चेरो, सहरिया और इस प्रकार के न जाने कितने ऐसे अनजान आवाज को आवाज देकर के समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ करके शासन की सभी सुविधाओं से उन्हें आच्छादित करने का कार्य भी किया। आज कोरोना कालखंड में भी आपने देखा होगा, कोरोना कालखंड में मीडिया की दृष्टि हम पर कुछ ज्यादा ही बनी थी।
और कृपा भी हम पर कुछ ज़्यादा ही बनी थी, लेकिन हम लोग भी पीछे नहीं हटे। हम लोग मानते हैं जब चुनौती आए तो ये मान के चलना चाहिए कि अवसर भी हमारे लिए आ रहे हैं, और हम लोगों ने पूरा डट करके मुकाबला किया था उस समय। हमारी पूरी टीम ने, उत्तर प्रदेश की एक एक व्यक्ति ने खड़े होकर के उस समय सरकार के साथ खड़े होकर के कोरोना प्रबंधन में अपना योगदान दिया, और परिणाम है सबसे अधिक टेस्ट करने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, सबसे अधिक प्रवासी कामगार और श्रमिकों को रोजगार के साथ जोड़ने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। लोग कहते थे क्या होगा, प्रवासी कामगार आएंगे, 40 लाख से अधिक संख्या होगी। हमने कहा उत्तर प्रदेश में सारी सामर्थ्य है, उत्तर प्रदेश सबको, उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं, हमारी जिम्मेदारी है, हम उनको अंगीकार करेंगे, उनको सम्मान करेंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश में किसी को भूखों नहीं मरने देंगे। उत्तर प्रदेश ने करके दिखाया। सबसे अधिक वैक्सीन देने वाला राज्य उत्तर प्रदेश। आज हम लोग लगभग 18 करोड़ 75 लाख लोगों को वैक्सीन दे चुके हैं। दुनिया के तमाम देशों की आबादी इतनी नहीं होगी। और आप आश्चर्य करेंगे, वैक्सीन, जिन लोगों ने वैक्सीन का विरोध किया था उनसे पूछा जाना चाहिए कितना अनर्थ कर रहे थे वे लोग, कितना अनर्थ कर रहे थे। अभी ओमिक्रॉन जो नया वेरिएंट आया है कोरोना का, इसके 2 मामले उत्तर प्रदेश में मिले थे। मुझे चिंता हुई थी, क्योंकि मैं रोज इसकी समीक्षा करता हूं आज भी, और उम्र भी उनकी 66 प्लस थी। तो मैंने अपनी टीम से कहा, मैंने कहा क्या होगा भाई, ये तो बड़ा चिंताजनक स्थिति है। 66 साल से ऊपर इनकी उम्र है, और नया वेरिएंट आया है, न जाने कितने लोग इसकी चपेट में आएंगे। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या वैक्सीन ले लिया इन लोगों ने? कहाँ वैक्सीन ले लिया है। आप आश्चर्य करेंगे, वैक्सीन का प्रभाव, यह नया वेरिएंट भी उसमें माइल्ड रहा, एकदम सामान्य वायरल फीवर की तरह था, और दोनों नेगेटिव होकर के वापस अपनी मुंबई आवास पे जा चुके हैं, उत्तर प्रदेश से सकुशल वापस जा चुके हैं। यानी वैक्सीन कितना प्रभावी है, यह इससे अंदाजा लगा सकते हैं। जो लोग वैक्सीन के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहे थे, आज उनसे पूछा जाना चाहिए, ये मानवता के खिलाफ क्या उनका अपराध नहीं था? ये कोरोना के खिलाफ देश की लड़ाई को कमजोर करने की शरारत नहीं थी? और ये शरारत ये लोग बार बार करेंगे, विकास के मुद्दे में बाधक बन करके करेंगे, जनता के जीवन में खुशहाली लाने में करेंगे, उभरते हुए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के मार्ग में बाधक बनकर के शरारत पग पग पर उनकी शरारत में देखने को मिलती हुई दिखाई देगी। मैं एक बार फिर से टाइम्स ऑफ इंडिया को डेस्टिनेशन उत्तर प्रदेश कॉन्क्लेव के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं, और विश्वास व्यक्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश आप सबकी भावनाओं के अनुरूप देश का अग्रणी राज्य है, और मैं कह सकता हूं कि कुछ ही वर्षों में नंबर 1 राज्य के रूप में आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। आप सबके प्रति मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके आशीर्वचन और मार्गदर्शन के लिए, जो निरंतर हमें आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा देते रहेंगे। वाकई में उत्तर प्रदेश का जन जन ये जानता है और मानता है कि आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी जैसा मुख्यमंत्री होना हम सब के लिए बेहद सौभाग्य की बात है। इसी कड़ी में मैं विनम्र अनुरोध करती हूँ श्री धनुषवीर सिंह जी से, जोरदार तालियों के मध्य वाइस प्रेसिडेंट टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, के वे धन्यवाद ज्ञापित करें। माननीय उत्तर प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, नीति आयोग के सीईओ मिस्टर अमिताभ कांत, उत्तर प्रदेश शासन के कैबिनेट और वरिष्ठ मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, सीनियर ऑफिशियल्स, मेंबर्स ऑफ द इंडस्ट्री, स्टूडेंट्स, लेडीज एंड जेंटलमैन। वैसे तो मुझे यहाँ इस कॉन्क्लेव में सब लोग जो आए, पैनलिस्ट आए, जिनने दिन भर सुबह 10 बजे से बात करी, उनका धन्यवाद करने का काम दिया।
लेकिन मैं अपना धन्यवाद थोड़ा सा उससे आगे बढ़ा के, जैसे मैंने बनारस में भी कहा था कि टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप या कोई भी ग्रुप, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इस तरीके के कॉन्क्लेव, इस तरीके की न्यूज़ तब छाप सकता है, तब कर सकता है जब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब की तरह उनकी पूरी टीम, उनके एक एक ऑफिसर, यूपी पुलिस फोर्स के एक एक सिपाही, एक एक अधिकारी और इस यूपी पूरे प्रदेश के सब लोग जुट के ऐसा काम करते हैं जैसा पिछले 4.25 साल में हुआ। तो मेरा सबसे पहला धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी पूरी टीम को, और लॉ एंड ऑर्डर जो आज के दिन, आज पूरे दिन जितने भी प्रेजेंटेशन हुई सर, सब लोग अपने अपने सब्जेक्ट पे बात कर रहे थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर कितना अच्छा है, वो चाहे इंडस्ट्री की बात हो रही थी, चाहे टूरिज्म की बात हो रही थी, चाहे इको टूरिज्म की बात हो रही थी, हर एक इंसान उस बात को ज़रूर कह रहा था। सीईओ नीति आयोग साहब ने भी इस चीज़ पे बहुत बहुत एम्फसाइज़ किया। मैं समझता हूँ बिना अच्छे लॉ एंड ऑर्डर के कोई भी आगे चीज़ नहीं बढ़ सकती है, जिसके लिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब का जो एक डिटर्मिन्ड कैरेक्टर है और एक जो मैसेज सारी दुनिया में जा रहा है और गया हुआ है कि अब यूपी में क्राइम करना संभव नहीं है, और सारा डेवलपमेंटल का काम जो जो लोग करते हैं, मैं सबसे पहले उन सब का धन्यवाद करना चाहता हूं। और आज आप सब लोग जो आए हैं अलग अलग, मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि हम लोगों ने अलग अलग जगहों से लोगों को बुलाया, एंड आई वॉज वेरी सरप्राइज दैट पीपल फ्रॉम बॉम्बे, पीपल फ्रॉम दिल्ली, पीपल फ्रॉम बैंगलोर हैव कम ऑल द वे टू अटेंड दिस कॉन्क्लेव। मैं ये समझता हूँ क्योंकि वो जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि यूपी में क्या क्या काम हो रहा है, इसलिए लोग अपने खर्चे से, अपने बंदोबस्त से, सब कुछ इतनी दूर दूर जगह से आए हैं। उन सब लोगों का धन्यवाद। हम लोग हमेशा अपने इवेंट्स में कुछ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशंस के, स्कूल्स के, कॉलेजेस के बच्चों को भी इनवाइट करते हैं, क्योंकि हमारा ये मानना है कि द नेक्स्ट जनरेशन मस्ट बी सेंसिटाइज्ड टू वॉट एवर इज गोइंग ऑन। Thank you very much once again for being here, part of the UP Times of India Development Conclave. पूर्वांचल की बहुत सारी बात हुई, मैं आपसे ये भी शेयर करना चाहता हूँ कि 27 तारीख को एक इसी तरीके का डेस्टिनेशन कॉन्क्लेव गोरखपुर में भी आयोजित होने जा रहा है। आप सब लोगों का वहाँ आमंत्रण है। गोरखपुर, आज कई लोगों ने गोरखपुर के बारे में बात करी, और हम सब अगर वहाँ चल के देखेंगे तो हमें लगेगा कि गोरखपुर में और पूरा ईस्टर्न यूपी में भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी की अनुमति से अब इस सभा को हम समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद हम देना चाहेंगे आदरणीय मुख्य अतिथि महोदय जी का, जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय हमारे इस कार्यक्रम को दिया। और अब एक लम्हा लेना चाहेंगे हम एक ग्रुप